पिछले क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस किए, वहीं से आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताया था आपको कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 माना जाता है। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम वायर होता है, इसके ऊपर में एक इंसुलेशन चढ़ा होता है ग्लास का, ताकि हाइड्रोजन गैस जो सप्लाई किया जा रहा है वो इस प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट या फिर प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट ना ले। इसके ऊपर में हॉलो एक ग्लास का लेयर लगा होता है, यहाँ से भी ग्लास है इस जगह पर, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इस जगह पर। ये सॉल्यूशन स्टैंडर्ड है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं और ये गैस के बारे में प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 298 केल्विन। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये रिड्यूस्ड भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज्ड भी हो सकता है। अगर ये रिड्यूस्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ये कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन गैस में, और अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस जा रहे हैं ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। ये सारा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इनको अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो इन्हें हम लोग एज ए कन्वेंशनल रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, तो H+/H2 लिखा जाता है, और एज ए कन्वेंशन इनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0 वोल्ट। ये यहाँ तक का काम हम लोग कर चुके थे। अब सवाल ये उठता है, पिछले क्लास में जैसे कुछ क्वेश्चन बनाए थे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि जिंक का -0.76, कॉपर का 0.34, आयरन का -0.44, ये वैल्यू आया कैसे, सिल्वर का +0.80 वोल्ट, ये आया कैसे, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ जो कुछ भी बताएंगे हम आपको बोल रहे हैं उसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, रिटन वर्क, यानी यहाँ स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। डायग्राम या एक्सप्लेनेशन यहाँ जो समझाएंगे तो आप अपनी कॉपी में वहाँ पर नोट करें, यानी इस जगह पर आपको समझना ज़्यादा जरूरी। न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में जब पहुँचेंगे तो वहाँ न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको बोलेंगे, तो आप न्यूमेरिकल बना करके फिर चैट सेक्शन में आप रिप्लाई करोगे, यहाँ पर समझो। ये अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली लैब में कैसे निकाला जा सकता है वो होगा, आप पेपर पर नहीं निकाल सकते। हम आपको कहें कि अभी आप जो आयरन का निकाल के बताओ जी कितना होगा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तब ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप हमें दीजिए, जो हम पूछ रहे हैं वो आप बताइए, तो फिर हम निकाल सकते हैं, तब वहाँ पर ये पॉसिबल है। करते कैसे हैं, जो जैसे मान लिया कि 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक को कहा गया कि आप लैब में जाओ और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालो Zn2 + Zn का, और दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भेज दिया गया और कहा गया कि आप जाओ और आप कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालो। कॉपर का निकाल, जो आप फिजिक्स लैब में ही, ये फिजिक्स का ही पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में आपको जा करके वहाँ कैलकुलेट करना है, निकालना है। अब देखो प्रोसेस समझो कि कैसे निकाला जाएगा। जिस ग्रुप को कहा गया जिंक का निकालने के लिए, वो लैब में जाएगा, जिंक रॉड लेगा और इसे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देगा ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। जिसको जिंक का निकालना था वो जिंक रॉड लिया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर। उसी तरह से जिसको कॉपर का निकालने के लिए कहा गया वो लैब में जाएगा, कॉपर रॉड लेगा यानी इलेक्ट्रोड, और इसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देगा, यानी यहाँ ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया और इस जगह पर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ से तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उसी तरह से अगर किसी को आयरन का निकालने के लिए कहा जाएगा तो आयरन रॉड को आयरन सल्फेट में डाल देगा, सिल्वर का निकालने के लिए कहेगा तो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया जाएगा, यानी जिस मेटल का निकालना है उसके मेटल रॉड को, इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये बाकी लैब असिस्टेंट से डिमांड करेगा
कि आप हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दीजिए। एक रफ डायग्राम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इन्हें कनेक्ट कर देते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए, ये साल्ट ब्रिज, ये सेल बन गया। उसी तरीके से ये भी लैब में जाने के बाद में लैब असिस्टेंट से डिमांड करेगा कि हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रोवाइड किया जाए, और इसे जिसका निकालना था उसके साथ में इसे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये साल्ट ब्रिज दिया गया। अब देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या सेल पोटेंशियल वैल्यू हम लोग वोल्ट मीटर से निकालते हैं, यानी कि अब इन्हें एक्सटर्नली वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इन्हें वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया जाएगा, इसे भी एक्सटर्नली वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ तो रीडिंग देगा। अब वो कितना रीडिंग देगा ये आपको लैब में पता चलेगा। वही बताया कि ये प्रैक्टिकली निकाला जा सकता है, थ्योरेटिकली नहीं। लैब में जो रीडिंग आएगा वो E0 सेल का वैल्यू है। आपको समझाने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में जब जिंक को जोड़ा जाता है तो ये वैल्यू 0.76 वोल्ट इंडिकेट करता है, वोल्ट मीटर। और जब कॉपर को जोड़ते हैं तो ये 0.34 वोल्ट होता है। आप बोलेंगे कि सर ये कैसे हम याद करें? आपको करना ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली निकालना होगा। और जब आप लैब में जाएंगे तो जो रीडिंग डाल ले, जो रीडिंग आएगा आपको वही यूज करना है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी वजह से स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज रहता है, ये वोल्ट मीटर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ ये भी पता चलता है कि इसमें कौन एनोड है और कौन कैथोड है। वो कैसे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जनरली जो डीसी सर्किट पे काम करता है, जो डीसी से चलता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई डिवाइस को आप कनेक्ट कर रहे हो तो अगर उल्टा कनेक्ट हो गया तो वो रीडिंग नहीं देगा, और अगर सही कनेक्ट करेंगे तो वो रीडिंग देगा। तो जब जिंक के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर ये जिंक निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। कैसे पता चला? यानी कि जब इसका पॉजिटिव और इससे निगेटिव रॉड के जो पॉइंट दिया हुआ है उससे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के टर्मिनल को, तो ये रीडिंग दे रहा है 0.7। तो जो पॉजिटिव हो गया इसका मतलब ये कैथोड के रूप में काम कर रहा है और ये एनोड के रूप में। जबकि कॉपर वाले केस में अब ये तो प्रैक्टिकली ही पता चलेगा दोनों बार में। अगर रीडिंग नहीं दिया तो फिर टर्मिनल को एक्सचेंज कर देंगे, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो सही जाकर के रीडिंग देगा इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर वो सही अरेंजमेंट हमारा है। इसमें जब कनेक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी यहाँ पर ये काम कर रहा है कैथोड के फॉर्म में और ये काम कर रहा है। अब यूज क्या करना है? अब इसके बाद में यूज करना है हम लोगों को ई सेल का वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू निकालना है। देखो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस। अब यहाँ देखो जिंक के केस में पहले हम लोग जिंक का बात करते हैं। E0 Zn2 प्लस बाई Zn। वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दे रहे हैं? देखो यहाँ पर वोल्ट मीटर रीडिंग दिया है 0.76। ये हाइड्रोजन है और एज ए कन्वेंशन हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर भी यह हाइड्रोजन है, इनका 0 वोल्ट होता है। तो दो रीडिंग है हमारे पास में, एक तो कैथोड का पता है कि ये 0 है और दूसरा सेल का पता है कि 0.76। इसी के वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे। यहाँ ई सेल का वैल्यू हो गया 0.76, कैथोड का वैल्यू हो गया 0 और एनोड के फॉर्म में जिंक काम कर रहा है, यानी Zn2 प्लस बाई। अब इसको यहाँ ले आओगे तो ये उधर चला जाएगा माइनस में। इट मीन्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस बाई Zn इट वुड बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.76। कॉपर का निकालते हैं। सेम कंसेप्ट कॉपर में भी लगाया जाता है, E0 Cu2 प्लस बाई Cu। यहाँ पर भी फार्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल
इट वुड बी अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब जरा यहाँ सोचो तो, देखो तो ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.34 वोल्ट। हाइड्रोजन का पता है और ये हाइड्रोजन किस रूप में काम कर रहा है, यहाँ एनोड, यहाँ उल्टा हो गया सॉरी, ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये काम कर रहा है कैथोड के फॉर्म में, और ये निगेटिव हो गया यानी ये काम कर रहा है एनोड के फॉर्म, यहाँ पर ये एनोड के रूप में काम कर रहा है। इसको थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर एनोड का वैल्यू दिया हुआ है 0 वोल्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, वैल्यू 0.34। कैथोड के रूप में कॉपर काम कर रहा है, ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu माइनस एनोड के फॉर्म में हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गया 0। अब इसको करते हैं, इसको उधर ले जाओगे, ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu इट वुड बी इक्वल टू प्लस 0.4, निकल गया। यानी सिंपल सा कंसेप्ट ये है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। वोल्ट मीटर से ये पता चल गया कि ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना। दूसरा, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हैं क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता है, यानी कि कैथोड या एनोड इन्हीं दोनों में से एक रूप में काम करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में काम कर रहा है या एनोड के रूप में काम कर रहा है, वो वोल्ट मीटर से भी पता चलेगा। वोल्ट मीटर करंट का डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है, कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो इसको आप देखोगे। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर करंट का डायरेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं हम, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, गैल्वेनोमीटर हैं, करंट को मेजर करना है, अमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, वोल्ट मीटर है। लेकिन यहाँ हमारे एक वोल्ट मीटर से ही ये भी पता चल जाएगा कि जो दिया हुआ इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो कैथोड के रूप में काम कर रहा है या एनोड के रूप में काम कर रहा है। इस तरीके से हम लोग किसी अननोन सब्सटेंस का, अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं, तब उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। जैसे ये अरेंजमेंट करने का मतलब क्या, जैसे यहाँ देखो ई नॉट Zn2 प्लस बाई Zn, ये वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट। ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu, थोड़ा सा और कुछ और एलिमेंट का भी लेके चलते हैं, ई नॉट Fe2 प्लस बाई Fe, ये वैल्यू है माइनस 0.44 वोल्ट। फिर है ई नॉट Ni2 प्लस बाई Ni इज माइनस 0.25 वोल्ट। ई नॉट H प्लस बाई H2 इट इज 0 वोल्ट। ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu, ये प्लस 0.34 वोल्ट। और ई नॉट Ag प्लस बाई Ag, ये वैल्यू है प्लस 0.80। अब ये देखो, ये अरेंजमेंट हो गया। इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये एलिमेंट को अरेंज किया गया है एक फिक्स्ड रेशियो में, एक डिफिनिट पैटर्न पर अरेंज किया। वैल्यू को गौर से देखो, माइनस 0.76, माइनस 0.44, माइनस 0.25, यानी इनका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। देखो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रहा है। कई जगह पर आप देखोगे तो लिखा रहेगा सिंपल द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्योंकि अगर एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो जो एक टेबल में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखेगा, तो जिनका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है उसको टॉप पे रखा है, जिनका कम है उनको बॉटम की तरफ में रखा है। लेकिन हम यहाँ इसलिए इसको इस तरीके से रखे हैं क्योंकि आप अंडर 10th क्लास में एक पढ़े हैं रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है, और वो भी इसी तरीके से है।
तो डेफिनेशन क्या आया? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इट इज ऑल्सो नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसको रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज क्योंकि इसी से कंपेयर किया गया है. इस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 होता है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन से कम वो माइनस में चला गया, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा वो प्लस में चला गया. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन पूछा है, हमें लगता है कि वो आपको समझ में आ गया हो. अब इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, उसके बारे में. जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन, ये सब हम नोट्स आपको सेंड करेंगे. जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा. यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एनोड और कैथोड. ये एनोड के रूप में काम करेगा और कैथोड के. कैसे, जरा सोचो, फिर से इसके ऊपर में आते हैं. आप ही सोचो, हम रिप्लाई करेंगे. एनोड और कैथोड में ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है कैथोड पर. यानी कि जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा, इस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा, इसमें रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, वो कैथोड के रूप में काम करेंगे, और जिनका कम होगा वो एनोड के रूप. जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब बना रहे थे फर्स्ट क्लास में, तो बताए थे कि जिंक को एनोड के रूप में लेते हैं और कॉपर को कैथोड के रूप में. तो मे भी उस वक्त में आपके दिमाग में आया होगा कि जिंक को एनोड ही क्यों कहा गया, जिंक को कैथोड क्यों नहीं कहा गया. उसका आंसर यहाँ पर आएगा. देखो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34. इन दोनों में किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है? कॉपर का. और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो कैथोड के रूप में काम करेंगे, और जिनका कम होगा वो एनोड के रूप में. यानी अब अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि कॉपर ही क्यों कैथोड है, जिंक क्यों नहीं है, तो आप बताओगे कैथोड वो होता है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज़्यादा हो. जिंक और कॉपर में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए कॉपर काम करेगा कैथोड के रूप में और जिंक को वर्क करना होगा एनोड के. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप बना रहे हैं जो कॉपर और सिल्वर को लेकर के बनाया गया है. अभी कॉपर और सिल्वर में कौन एनोड और कौन कैथोड होगा, जरा देखो. यहीं पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 और सिल्वर का है +0.80. किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है? सिल्वर का. यानी कि अगर कॉपर और सिल्वर को लेकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जा रहा है तो यहाँ पर सिल्वर काम करेगा कैथोड के फॉर्म में और कॉपर काम करेगा एनोड के. तो देखें, ये कॉपर ये है वो अभी जब जिंक के साथ में जोड़े थे ये कैथोड था, लेकिन इस कॉपर को जब सिल्वर के साथ में कनेक्ट कर दिए तब ये काम कर रहा है एनोड के. तो ये पहला पॉइंट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. यानी इस डाटा से हम ये बता सकते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड. इसी तरह से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन ना दिया रहे तो भी हम लोग बता सकते. जैसे यहाँ देखो कर रहा है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड बाय यूजिंग जिंक एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड. दो लिया गया है, एक जिंक लिया गया है और दूसरा सिल्वर लिया गया. व्हाट वुड बी द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, यानी कि सेल पोटेंशियल निकालना है आपको. अभी तक जो न्यूमेरिकल पिछले क्लास में बनाए थे हम लोग, उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो रहता था, लेकिन यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं. तो कैसे पता करेंगे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है? क्योंकि सेल पोटेंशियल के लिए ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. अब आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए. तो आप हमें ये बताओ कि इस डाटा के अनुसार से कैथोड के रूप में कौन काम करेगा. जल्दी से लिखिए तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. आपको ये बताना है कि यहाँ पर कैथोड के रूप में कौन वर्क करेगा. दो डाटा दिया हुआ है, जिंक का है -0.76 और सिल्वर का है +0.8. लिखो, चैट सेक्शन में लिखो. रंजन का आंसर आ गया, मानवी का भी आ गया, कर्ष का भी आंसर आ गया.
राखी का, राहुल का, काजल, स्वाति। वेरी गुड, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, तभी आप रिप्लाई किए। यहाँ पर सिल्वर काम करेगा कैथोड के रूप में। क्यों सिल्वर? क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाएंगे ई नॉट कैथोड, तो कैथोड की जगह पर सिल्वर को लेंगे, यानी ई नॉट ए जी प्लस बाई ए जी, और एनोड की जगह पर हम लोग को जिंक लेना होगा, यानी ई नॉट जेड एन टू प्लस बाई जेड एन। अब सिल्वर का वैल्यू देखो कितना है, 0.80 माइनस माइनस 0.76, ब्रैकेट हटाएंगे, ये 0.80 प्लस 0.76, इट मीन्स 1.56। यानी इस जगह पर हम लोग अब उस कंडीशन में पहुंच गए जहां पर अगर सेल रिप्रेजेंटेशन ना दिया रहे तो हम लोग वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड। सिल्वर कैथोड और जिंक जो है वो एनोड के रूप में काम किया। समझ में आ रहा है? तभी आप रिप्लाई किए। अब आ जाते हैं फिर से अपने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पार्ट डिस्कस कर रहे थे वो, यानी कि फर्स्ट डिस्कशन हो गया कि इसकी सहायता से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड। दूसरा, इससे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एजेंट अब थोड़ा सा 11 क्लास में चलो, रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ का टॉपिक था और उस जगह हम लोग पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेज अदर सब्सटेंस। जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इसको समझोगे, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, वो खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा, तो दूसरे को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उसमें रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी कम, यानी वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। यानी सिंपल सा बात, अगर हम लोग दो एलिमेंट को लेकर चलें, जैसे अगर एक दिया हुआ है ई नॉट ए जी प्लस बाई ए जी और दूसरा दिया हुआ है सपोज ई नॉट एन आई टू प्लस बाई एन आई। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है प्लस 0.80 वोल्ट और निकल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है माइनस 0.25 वोल्ट। अब हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा जब दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। अब इत्मीनान से सोचोगे, द एलिमेंट विच हैज हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रिड्यूस्ड इटसेल्फ। तो देखो तो इन दोनों में किन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, सिल्वर का, तो सिल्वर रिड्यूस्ड होगा, ये खुद रिड्यूस्ड होगा, तो दूसरे को ये ऑक्सीडाइज करेगा, यानी ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द एलिमेंट विच हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये रिड्यूस तो होगा नहीं, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। का मतलब ये हुआ कि इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ये आ गया आपका सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन कहता है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है एसिड और वाटर से। इसको समझते हैं थोड़ा सा एक इक्वेशन। जैसे अगर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डाल, जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ जिंक का +2, क्लोरीन का -1 और हाइड्रोजन का। ये सब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़े थे वहाँ पर। अब देखो इस जगह पर जिंक 0 से कन्वर्ट किया +2, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। H+ कन्वर्ट कर रहा है H2 में, यानी ये रिड्यूज हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है। सिंपल बात हम ये समझाने की कोशिश कि हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन H2 के फॉर्म रिडक्शन ऑफ H+ आयन की वजह से हो,
यानी कि जब ये रिड्यूस्ड होगा तभी गैस के फॉर्म में बाहर आएगा। अब ज़रा यहाँ देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहाँ अगर हाइड्रोजन और कॉपर को ले लें, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन और कॉपर को ले लें तो हाइड्रोजन और कॉपर में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को रिड्यूस होने नहीं देगा, ये खुद रिड्यूस होगा। और हाइड्रोजन गैस तब तक नहीं होगा, तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक ये रिड्यूस नहीं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये कि वो सारे एलिमेंट, वो सारे मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन का जीरो है, तो जीरो से कम क्या होगा, माइनस यानी निगेटिव। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है वो हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करने दे सकता है, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो जीरो से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव, वो कोई भी एसिड से या वाटर से हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं। फिर से एक बार, एसिड या वाटर से हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, और हाइड्रोजन आयन तभी रिड्यूस करेगा जब उसके साथ कनेक्टेड एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, तभी तो वो हाइड्रोजन को रिड्यूस होने देगा। अगर आप इमेजिन करो कि हाइड्रोजन आयन सिल्वर के कांटेक्ट में है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो सिल्वर तो हाइड्रोजन को रिड्यूस होने नहीं देगा, और जब तक हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होगा वो H2 गैस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये इन्हें आप वाटर या एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होता है। जबकि रिएक्टिव मेटल जिंक, मैग्नीशियम, इन सभी को अगर आप डालते हैं तो हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन कम होता है निगेटिव में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो हम लोग डिस्कस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हुआ, यहाँ तक ये बात कर लिए हम लोग। तो ये टॉपिक आज यहीं रोकते हैं और अगले क्लास में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करें। Thanks for watching this video.